तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। आओ देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। यहाँ यांकाई लियान के जस्ट सामने अपेयर हुआ तो लियान यांकाई को देखकर तुरंत ही कहती है मास्टर, और हाथ की सांस लेती है। अपनी जाइंट वर्ड बॉडी से वो नॉर्मल ही लेडी बॉडी में आ गई थी। यहाँ के तुरंत ही झांग रोसी की तरफ देखता और पाता है कि वो ब्लैक फ्लेम से डिफेंड हो रही है और सेफ है। साथ ही उस ब्लैक फ्लेम से यांकाई को जाना पहचाना और थोड़ी सी कपकपी महसूस हुई थी, जिससे समझ आ गया था कि लियान ने पूरी ताकत लगा दी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वरना भले ही लियान पावरफुल ना होती, उन्हें इनसे लड़ते हुए इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होता। तभी आंखें कहता शाबाश, तुमने काफी मेहनत की। जिस पर लियान कहती मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था। जो सुनकर आंखें अपना सिर घुमाता और कोल्ड बे में नीचे बैठे तीनों लोगों को देखता है। तभी हुआ जिससे अभी आंका के हाथों नुकसान हुआ था तुरंत ही कहता आप कौन है, आप मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हैं। तभी आंका कहता क्या तुम बहरे हो या तुमने नहीं सुना कि उसने मुझे क्या कहा। ओह, तो आप इस आर्टिफैक्ट स्पिरिट के मास्टर हैं। कम से कम तुम पूरी तरीके से बेवकूफ तो नहीं हो। ये आंका उसे ताना मारता है, जिस पर हुआ तुरंत ही कहता बेशर्म, एक टुच्चा सा फर्स्ट लेवल दाव सोर्स लेवल का गार्बेज इस तरीके की आर्टिफैक्ट स्पिरिट को अपने पास रखने की हिम्मत कैसे करता है। छोटे बच्चे ओल्ड मैन तुम्हें सलाह देता कि ओबीडियंट बनो और ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट मुझे दे दो, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन अगर नहीं। जो सुनकर आंका कहता ओह नहीं तो क्या, नहीं तो आज यही तुम्हारी ग्रेवयार्ड होगी। हुआ गुना गुस्से में चिल्लाया था, जिस पे आंका जोर जोर से हंसने लगता है जैसे मानो उसने कोई अच्छा मजाक सुना हो। यहाँ के तुरंत कहता है जब तुम में इतनी ही हिम्मत है तो फिर लगता है मुझे तुम्हें यहाँ पे दफनाना ही पड़ेगा। और ऐसा कहते यहाँ के अपने वर्ड्स को खत्म करता और हाथ को हिलाता है, और हाथ के हिलते ही एक अजीब सा प्रेशर चारों तरफ फैल गया होता है और अंधेरे से भरी हुई ये बैली अचानक और अंधेरे में डूब गई थी। हुआगू और बाकी के लोग सबसे पहले हैरान होते हैं और अगले ही पल बे सब एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं आखिरकार ये क्या बला है, ये तो अच्छा नहीं, भागो। तीनों चिल्लाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बैली भी अचानक हिल उठती है। जब एक जायंट चीज हवा से नीचे आती है तो टकराते ही जमीन कांप उठी थी। और ये जायंट सा जो फिगर था बिड़ू लोगों लगभग 50 मीटर ऊंचा था, किसी जायंट स्टोन के मॉन्स्टर जैसा। हुआगू और दल लोगों की फट चुकी थी। अपनी लाइफ के तमाम एक्सपीरियंस के बाद भी वो ये बता ही नहीं पा रहे थे कि ये चीज क्या है, क्योंकि कोई भी स्टोन का जायंट इतना बड़ा नहीं हो सकता। तभी आवाज आती है आखिर मैं बाहर आया। जैसे ही यांकाई का क्लोन अपेयर हुआ था उसने अपनी गर्दन कमर अमर चटकाई थी, मानो उसने कई सालों से आउटर वर्ल्ड न देखा हो। दरअसल ये बात सच भी थी। फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर के बाद ये यांकाई के सील वर्ल्ड में गया और तब से बाहर नहीं आया। यांकाई ने बस एक बार इसे पर्पल स्टार में निपटने के लिए बुलाया था, और रीजन भी क्लियर था कि ये इतना बड़ा था कि यांकाई चाहता नहीं था कि ये यहाँ पे बाहर आए और लोगों की नजर में आए। आखिर यांकाई को इसे बुलाने में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खर्च करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया स्टोन पपेट क्लेन की वाई वर्थ स्ट्रेंथ धीरे धीरे अपेयर होने लगी थी। इसे क्लोन को धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिफाइन करके बेकार की इम्प्योरिटीज को दूर करने की इजाजत मिली और उसकी बॉडी छोटी होती गई। साथ ही यांकाई ने इसे हेवन डिवोरिंग ग्रेट टेम्पर की बैटल आर्ट्स भी दे दी थी, और ये आर्ट इस क्लोन के लिए एकदम परफेक्ट भी थी, जिससे अपनी स्ट्रेंथ के साथ मिलाने के कारण इसकी बॉडी और छोटी हो गई। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ये अभी भी एक जायंट मॉन्स्टर ही था। इसीलिए यांकाई को महसूस हुआ कि इसे बाहर निकालने के लिए 1/3 स्पिरिचुअल पावर खर्च हुई है। लेकिन इसके अपेयर होने का सिनेरियो थोड़ा अजीब था, क्योंकि ये अचानक ही हवा में अपेयर हुआ था। इविल मून वैली के लोग चौंक गए थे, पर यांकाई ने कुछ भी समझाने के लिए तैयार नहीं था। क्लोन के अपेयर होते ही वो तुरंत समझ जाता है कि हुआगू और अदर लोगों को तब तक मारना है जब तक पिछवाड़ा पीला ना हो जाए। वो तुरंत ही कहता है द 3rd लेवल दाव सोर्स लेवल। वो वाह, इतने सालों बाद मेरे हाथों मरने वाले लोग कमजोर तो नहीं है, चलो कोई बुरा ऑप्शन नहीं। जो देख के आके कहता है ठीक है फिर मैं छोड़ता हूँ इन्हें तुझ पर। जो देखकर क्लोन तुरंत ही कहता अपन देख लेगा मामू, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, यह अपन का पर्सनल मैटर है। अब तू देख कैसे हैरान होगा तू। और ऐसा कहते हुए हुआगू को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, और यह मुक्का किसी स्ट्रॉन्ग मेटेरॉइड के जमीन को हिट करने जैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दूसरी तरफ हुआगू चौंक कर चिल्लाते हुए कहता नहीं ये सच नहीं हो सकता। हालांकि उसने क्लोन को परखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन 3rd लेवल के दाव सोर्स लेवल में उसका कल्टीवेशन कमजोर नहीं था। वो इस अटैक को फिर भी सीधे लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ इस क्लोन की जायंट फिगर के कारण इसके लिए मुड़ना हिलना डुलना थोड़ा अटपटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही हुआगू के रिएक्शन का अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए उसने उस प्लेस पर मुक्का मारा जहाँ हुआगू भागने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल एक चीख निकलती है और जल्दी से उस एरिया से बचता है। साथ ही क्लोन के शुरुआती अटैकों से बचने के बाद हुआगू ने ये रिजल्ट निकाल लिया था कि स्टोन जायंट वास्तव में काफी पावरफुल और डरावना भी है, और उसके अटैक काफी क्रूअल लेकिन सीधे सिंपल है, जिससे बचना आसान है। हालांकि जब वो ये सोचता है कि तभी क्लोन कहता है मक्खी की तरह इधर उधर कूद रहे हो, अगर सच में मर्द हो तो सीधे आकर मुकाबला करो। जो सुनकर हुआगू हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता है कि ये ओल्ड मैन बेवकूफ है और तुम्हारी इस तरीके की बचकानी बातों पर आ जाएगा। जो देखकर क्लोन कहता है वो काम करे ना करे, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज होता है। पटो तो पटो, नहीं पटो तो सिंगल। अप्रोच तो करना चाहिए ना।
बोलते उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया था। हथेली को जोर से पटक दिया था जिससे एक अजीब सी पावर अपियर हुई थी। अपने हाथ को आगे बढ़ाते ही हथेली को जोर से पटकता है और नीचे की धरती और जमीन अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे पलक झपकते ही एक भाले जैसी फिगर क्रिएट होती है। और ये भाला पूरी तरह से वैली के नीचे की मिट्टी और स्टोन से बना था, लेकिन फिर भी बेहद स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रियलाइज हो रहा था। जाहिर है किसी टाइप की स्ट्रॉन्ग पावर का सॉलिडिफिकेशन था ये। हाथ में भाला लिए अपने जाइंट बॉडी के साथ वो स्ट्रॉन्ग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था और अगले ही पल एकदम क्रूअल इंटेंट के साथ उसने उसे हुआ गू की तरफ फेंक दिया था। अगले ही पल जिप की आवाज के साथ जायंट वॉर्टेक्स अपीयर होता है। इवन की स्पेस भी इस स्पेयर की पावर से फट गया था, जो डिस्टेंस को इग्नोर करते हुए सीधा ही हुआ गू के सामने आ गया था। हुआ गू की आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। स्पेयर उसकी आंखों के सामने बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अगले ही पल वो एक सील्ड जैसा आर्टिफैक्ट अपीयर करता है, लेकिन स्टोन स्पेयर जैसे उससे टकराए थे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और सीधा ही आगे की तरफ जाता है। लेकिन हुआ गू इससे डॉज कर चुका था और ये स्पेयर जहाँ पे गिरा था वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। हुआ गू ठंडे पसीने से तरबतर था, चेहरा पीला था, दिल बुरी तरीके से जकड़ा हुआ। अगर वो अभी अभी तेजी से बचकर ना निकला होता तो इस अटैक से खून से लथपथ हो गया होता, या कहे तो शायद मर भी गया होता, क्योंकि अभी जो सील्ड उसने बुलाई थी वो दाओ सोर्स ग्रेड के मिड रैंक का डिफेंस आर्टिफैक्ट था। अनगिनत सालों से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। इतनी पावरफुल पावर दाओ सोर्स ग्रेड का आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, भला कौन ही चीज उसका सामना कर पाएगी। साथ ही सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि स्पेयर पूरी तरीके से मिट्टी और चट्टानों से बना था, जो चीज हुआगू ने खुद भी देखी थी। यानी सामने वाले पर्सन की अटैक पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सब कुछ उसके सामने बेतुका था। इस पल हुआगू के मन में पीछे हटने का थॉट आया था, साथ ही वो बेहद परेशान भी था। यहाँ कई के अपीयर होने से पहले उसे समझ जाना चाहिए था कि बड़े सेक्ट के डिसाइबल्स से लड़ना बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। भले इनका कल्टीवेशन लेवल कम हो, इनके मास्टर्स ने निश्चित तौर पर इन्हें काफी आइकॉनिक आर्टिफैक्ट और ट्रेजर्स दे रखे होंगे। किसी भी अलाइड पर्सन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब पछताने के लिए काफी देर हो चुकी थी। तभी आवाज आती, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? अभी अभी तुमने काफी करेज दिखाया था, वो कहाँ गया? अगले ही पल हुआगू देखता है कि इस क्लोन के हाथों के नीचे वो दबाया जा रहा है, जिससे उसके नीचे की जो चट्टान और मिट्टी थी वो धीरे धीरे घूम रही थी और अगले ही पल ठीक उसी तरीके के दो स्पेयर में कन्वर्ट हो गई थी। इसी बीच लियान और जियाओ निंग के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इससे पहले तीनों लोगों से घिरे होने के बाद लियान को काफी नुकसान हुआ था और उसके मन में काफी अनसेटिस्फेक्शन था। लेकिन जब क्लोन ने हुआगू पर अटैक किया तो उसने अपने बदले को लेने के लिए सीधे ही जियाओ निंग पर अटैक कर दिया था। भले ही जियाओ निंग का पावर लेवल उससे ज्यादा रहा हो, लेकिन लियान के साथ फाइट करते हुए लियान जल्दी उस पर हावी हो जाती है। इवन की लियान ने अपनी रियल बॉडी भी अपीयर नहीं की थी, बल्कि ह्यूमन फॉर्म में ही लड़ रही थी, जबकि इस फॉर्म में लाडली केवल अपनी 80% पावर ही शो कर सकती थी। लेकिन अगर वो फायर आर्टिफैक्ट स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती तो शायद इसे आसानी से दबा देती। लियान के अजीबोगरीब फ्लेमों को एक्सपीरियंस करने के बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट होने के नाते उसके लिए अपनी पावर को बढ़ाना काफी मुश्किल था। इसीलिए लियान जब अपने क्रॉस लेवल एनिमी से लड़ती है तो ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसकी पावर काफी कंडेंस्ड और प्योर है। वैली में दोनों तरफ बैटल चल रहा था और यांकाई झोउआन दोनों ही टस का मस नहीं हुए थे। यांकाई अपनी जगह से हिला नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसका क्लोन किस तरीके की पावर शो करके उसे हैरान कर सकता है। साथ ही उसे झांग रोसी को भी प्रोटेक्ट करना था, ताकि क्लोन यहाँ पे ज्यादा हलचल न मचाए और उसकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम न बने। और झाओ यान इसलिए नहीं हिला क्योंकि यांकाई नहीं हिला। इस समय यांकाई की डिवाइन सेंस उस पर टिकी हुई थी, मानो एक तेज धारदार तलवार उसके सिर पर मंडरा रही हो। उसे पता था कि थोड़ी मूवमेंट और वो लाश में बदल जाएगा। चेहरा पीला, दिल में घबराहट बंदे की फटी पड़ी थी। साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ था कि यांकाई का डिवाइन सेंस थर्ड लेवल दाओ सोर्स लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही आसपास के बैटल एरिना को देखते हुए हुआगू और जियाओनिंग दोनों ही नुकसान में थे। जाओ यान के दिल में काफी कड़वाहट होती है, क्योंकि वो जानता था इस बार सचमुच में उसने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है। उसने चुपचाप यांकाई को देखा और पाया कि वो पर्सन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर ग्रीट करते हुए कहा था, दोस्त। तब यांकाई अपना सिर घुमाकर कहता है, क्या तुम कुछ आखिरी शब्द कहना चाहते हो? दोस्त गलत समझ रहा है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बस इन दोनों को नहीं जानता, हम तो बस कोइंसिडेंटली मिले और एक साथ यहाँ आ गए। यांकाई उसे शांति से देखता है, ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जबकि बाकी के दो लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो लियान के अटैक से बचते हुए जियाओ निंग ने कॉन्फिडेंस भरी निगाहों से झोउ यान को घूरा होता और चिल्लाकर कहा था, सीनियर ब्रदर झोउ, आप क्या कह रहे हैं? हुआगू भी गुस्से में चिल्ला तो कहता, झोउ यान, तुम ये मौत का दावा कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, जबकि तुमने ही सबसे पहले ये काम करने के लिए कहा था।
तभी यांग कहता उस आदमी ने आपको सीनियर ब्रदर कहा। जुआन सख्ती से कहता उसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। दोस्त को उसकी कोई बकवास नहीं सुननी चाहिए। दोस्त मेरा तुम्हें लेकर कोई भी बुरा इरादा नहीं है, मुझे बस इनके द्वारा यहाँ घसीटा गया और जांच के लिए लाया गया, जहाँ कोइंसिडेंटली तुम्हारा आर्टिफैक्ट स्पिरिट मिला। लकीली मैंने फ्रेंड के आर्टिफैक्ट स्पिरिट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड इस छोटी सी बात को भूल सकता है। वे सार्म, यांका के जवाब देने से पहले ही हुआगू गुस्से में चिल्लाता है और मुंह पर खून थूक देता है। नसें फूल रही थी। वो तुरंत ही कहता क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। जोयान तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो, इस जो का तुम बदमाशों से अब कोई लेना देना नहीं। जो देखकर तो हुआगू नाराज होता है, जैसे मानो वो पागल हो गया हो, और अपने ध्यान को इस पल उसने डिस्ट्रैक्ट किया ही था कि तभी क्लोन जमीन में पैर पटकते ही कहता है बोन अर्थ प्रिजन, और अगले पल जमीन से एक अजीबोगरीब पावर निकलती है जो लंबे लंबे हाथों में बदलकर चाबुक की तरह आसमान में उड़ जाती है। हुआगू लंबे चाबुक जैसे हाथों की चपेट पर आ जाता है और पूरी तरीके से पकड़ लिया जाता है, और अगले ही पल चिल्लाता है अच्छा नहीं। हुआगू की चीख और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश बेकार थी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही हुआगू जमीन में धंसा, जमीन ठोस हो गई, यानी कि एक पल के लिए जमीन लिक्विड हुई थी, जिससे वो बंदा जमीन में धंस गया था, और अगले ही पल सॉलिड, जिसके बाद हुआगू ने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। अंबुजा सीमेंट का मजबूत जोड़ था। वो बिल्कुल उस पर्सन की तरह था जो दलदल में फंस चुका और निकल नहीं सकता, और वो जायंट बॉडी उसके सामने एक माउंटेन की तरह खड़ी थी। तभी आंखें कहते ओए ये क्या कोई नई स्ट्रेंथ है जो तूने अभी यूज की। उसे अच्छे से पता था कि क्लोन में ऐसी कोनो टेक्निक नहीं थी, भले ही स्टोन पपेट क्लेन की बाई वर्थ स्ट्रेंथ हो, लेकिन ऐसी वाली। अबे क्या तूने इसे ग्रेट हेवन डेवोरिंग ग्रेट एम्पर की बैटल टेक्निक से मिलाकर इसे समझ लिया है। दूसरी तरफ जोयान तो कांप रहा था। थर्ड लेवल के दाओ सोर्स लेवल का मास्टर हुआगू इतनी जल्दी हार गया। वो जल्दी से ग्रीट करते हुए कहता है मेरा इस फ्रेंड को नाराज करने का कोई इरादा नहीं, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ और अलविदा कहता हूँ, और बोलते हुए भागने की कोशिश करता है। तभी आंखें कहता है मैंने तुम्हें जाने को कहा, और हाथ हिलाते हुए मून ब्लेड जोयान की तरफ भेज देता है, जिससे जोयान रुकता है और मुड़कर यांकाई को देखते हुए कहता है दोस्त के पास देने के लिए क्या कोई सलाह है। बंदा एकदम पोलाइड हो गया था और अलर्ट भी। यांकाई को पूरी तरीके से यकीन था कि अगर वो इस पर अटैक करेगा तो जोयान पलटवार जरूर करेगा। आखिर ये आदमी अपने सेट के भाइयों को धोखा देने को तैयार है, तो भला यांकाई किस खेत की मूली। तभी यांकाई कहता मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सलाह नहीं, क्योंकि आप ऐसा कहते हैं कि आप उनके साथ नहीं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको खुद को साबित करना चाहिए। जोयान तुरंत ही कहता खुद को साबित करना होगा। हाँ मैं समझ गया, कृपया ध्यान से देखो दोस्त। और इतना कहते उसने स्पेयर जैसे आर्टिफैक्ट को अपेयर किया था, और अगले ही पल उसमें सोर्स को डालकर लुयान और जियाओ निंग के बीच चल रहे बैटल की तरफ दौड़ पड़ा था। सोर्स पावर इस स्पेयर के चारों तरफ घूम रही थी। वो तुरंत ही कहता है प्रिमोडियल डिवाइन स्पेयर, और चिल्लाते हुए किलिंग इंटेंट के साथ जियाओ निंग के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओ निंग को तो गहरा सदमा लगा था, क्योंकि लियान अकेले उसे काबू में रखने के लिए काफी थी, और अभी जोयान का ये अटैक, जिससे तो बेचारे बंदे ने अपना आपा ही खो दिया था। वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता सीनियर ब्रदर जो कि आप पागल हो गए हैं। लेकिन जोयान ने बिल्कुल भी अटैक नहीं रोका था, इवन की और ताकत डालकर इसे आगे की तरफ फेंक दिया था। इस टेरिफाइंग अटैक का हमला जियाओ निंग के ऊपर होता है, और बिल्कुल बाल बराबर दूरी से गुजरते हुए लियान की तरफ बढ़ जाता है। लियान तुरंत ही कहती है मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, और बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि फ्लेम एंड थंडर पिलर को क्रिएट करके उसे स्पेयर की तरफ फेंक देती है। अगले ही पल एक एक्सप्लोजन होता है और पूरी बैटल फील्ड कांप उठती है। यांका के चेहरे पे एक एरोगेंट स्माइल थी। यांका ने पहले ही देख लिया था कि जोयान ने इस अटैक का यूज एक छल के तौर पर किया था, ताकि वो ऐसी कैओटिक सिचुएशन क्रिएट कर सके और अपने ब्लड एसेंस को जलाकर एक हिडन टेक्निक यूज कर सके, जिससे चारों तरफ रेड लाइट फैल जाए और वो इसका यूज करके इस वैली से भाग जाए। यांका तुरंत ही कहता काफी चालाक हो। अगर वो जोयान की जगह होता तो शायद वो भी भागने का और जिंदा रहने के लिए यहाँ से निकलने का इससे बेहतर तरीका नहीं सोच पाता। हालांकि उसके छल ने न केवल लियान का ध्यान भटकाया, बल्कि जियाओ निंग को भी धोखा दे दिया था। जियाओ निंग अभी तक हैरान था, मानो जैसे उसे रियलाइज हुआ हो कि वो मरने वाला है। लेकिन इससे पहले कि बेचारा सदमे से उबर पाता, लियान उस पर फिर अटैक कर देती है। तो अपने आप को संभालने के बाद जियाओ निंग अपनी बैटल को आगे कंटिन्यू करता है। दोस्तों जोयान तो पागलों की तरह भाग रहा था। हुआगू कैद हो चुका था, उसे पता था भागा नहीं तो मौत तय है। क्योंकि उस स्टोन डायमंड की बात छोड़ दी जाए तो फर्स्ट लेवल का दाओ सोर्स लेवल का वो लड़का ही काफी अजीब था। देखते ही देखते वो यहाँ से निकलने लगता है। हालांकि ये टेक्निक जो ब्लड एसेंस को जला सकती है, यह बहुत सारी पावर खर्च करती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए पावर बढ़ा भी सकती है। जो यान को विश्वास था कि भले यांग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो, वो उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन बैड लक, जैसा कि उसे लगा कि वो बच निकल गया,
तभी जोयान के आगे की प्लेस कांपती है। जोयान चौंकता है और सकभई निगाहों से आगे की तरफ देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि एक फिगर धीरे धीरे वहां से बाहर निकली है और स्माइल करते उसे देख रही है। जोयान तुरंत ही कहता है, तुम यहाँ कैसे? पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अगले ही पल आवाज निकलती उसके मुंह से, स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके सामने का ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा पावर ऑफ स्पेस को कल्टीवेट करने वाले लेजेंडरी लोगों के बारे में कहा जाता है। जोयान को इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं सूझ रहा था। हालांकि कुछ स्पेशल आर्टिफैक्ट से किसी को छोटी दूरी पर टेलीपोर्ट कराने की इजाजत मिल जाती है, पर वास्तव में इफेक्ट ऐसा नहीं होता जैसा उसने देखा। वो समझ गया था कि आंकाई पावर ऑफ स्पेस को मास्टर कर चुका है और हर एक समझदार पर्सन जानता था कि पावर ऑफ स्पेस में परफेक्ट पर्सन के हाथों बचना या भाग पाना नामुमकिन है। जो सोच कर ही बेचारे का चेहरा पीला पड़ गया था। यार किसे डर नहीं लगता यार, तुम्हारे सामने मौत खड़ी हो तो तुम्हें अपनी बीवी बच्चे लुगाई खानदान पैसा सब याद आ जाएगा जैसे इसे आ रहा है। तभी आंकाई कहता है, चुप रहना, तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और अगले पथ हाथ हिलाते ही दर्जनों मून ब्लेड बाहर भेज देता है। जैसे ही जोयान ने अपने डिफेंस को एक्टिवेट किया था, दिल बैठ गया था और एक तेज आवाज सुनाई दी थी, क्योंकि जोयान ने अपने भाले को सामने की तरफ फेंका था और वो भाला काट दिया गया था। और इससे पहले कि बेचारा खुद को संभाल पाता है, यांकाई चारों तरफ से गायब हो जाता है। जोयान चौंकता है, डिवाइन सेंस रिलीज करता, पर यांकाई का कोई अता पता नहीं। अगले ही पल वो अपने भाले को पलटते हुए पीछे की तरफ अटैक करता है खाली जगह पर। लेकिन उसी पल जोयान के बगल से एक आवाज आती जिसने उसे डरा दिया था, जैसे मानो गॉड ऑफ डेथ उसके कानों में चिल्ला कर जा रहे हो, जायंट श्रॉड आर्ट, ब्राइट मून स्वेलो द वुल्फ। और एक स्ट्रॉन्ग श्रॉड एनर्जी जोयान की तरफ बह जाती है और डार्क वैली पल भर में 1000 गुना चमकदार हो जाती है। इस पल जोयान को भी एक अजीब सा एहसास होता है। वो अपने हाथ में मौजूद स्पेयर को पूरी पावर से भर देता है। स्पेयर की शैडोज चारों तरफ से उसे घेर लेती हैं। भाला जो जोर से टकराया था वो एक्सप्लोड हो जाता है और चारों तरफ ब्लड की लहरें फैल जाती हैं। सफेद लाइट जो चारों तरफ बिखरी हुई थी उसमें कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जब ये लाइट गायब होती है, यांकाई चुपचाप अपनी स्लॉट थामे हुए जोयान के सामने खड़ा था। जोयान खून से लथपथ था, बॉडी पर अनगिनत छोटे छोटे घाव थे, बुरी तरीके से डैमेज बॉडी थी, कपड़े फटे हुए, बॉडी से निकलने वाली लाल साइन गायब हो चुकी थी और इतना कमजोर कि लगभग महसूस ही नहीं हो रहा था। मुश्किल से उसने यांकाई की तरफ देखा और कांपते हुए कहा, एम्परर ग्रेट आर्टिफैक्ट। एम्परर ग्रेट आर्टिफैक्ट के सामने मौत यानी कि मौत गलत नहीं थी। और अगले ही पल वो जमीन में गिरता है और आंखों की साइन गायब हो जाती है। कितनी सुंदर लड़की है बे। जहाँ रिंकू सिंह आउट हुआ है ना, उसके 1 सेकंड पहले वो लड़की दिखी है। जब यांकाई लौटा तो लियान और जियाओनिंग के बीच की बैटल भी समाप्त हो चुकी थी और लियान जीत चुकी थी। उसने जियाओनिंग को मारा नहीं था बल्कि इंजर्ड करके जमीन में पटक दिया था, जिसकी पावर बेहद कमजोर और वो लगातार करा रहा था। दूसरा फुआगू बोन प्रिजन में कैद था, सिर खुला हुआ था, बॉडी जमी हुई थी। दूसरा जिन हाथों से वो जकड़ा हुआ था उससे उसकी बॉडी की सोर्स हुई निकल कर सीधा ही क्लोन में जा रही थी, जो देखकर यांकाई की आंखें सिकुड़ जाती है। तभी लियान कहती है, मास्टर। वो थोड़ी हैरान थी और तुरंत ही कहती, क्या ये कोई हिडन आर्ट है? ऐसा लग रहा था कि लियान भी क्लोन के तरीकों को देखकर हैरान हो गई थी कि ये बंदा इतना अजीब कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि यांकाई भी हुआगू की तरफ देखता है, जिसकी लाइफ एसेंस तक को निचोड़ा जा रहा था और ये क्लोन उसे अपनी पावर के तौर पर यूज कर रहा था। जैसे हुआगू की बॉडी तेजी से सिकुड़ गई थी, इसकी लटक गई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। इस तरीके की मृत्यु जिसमें पर्सन द्वारा पूरी लाइफ में इकट्ठा की गई हर एक चीज उसकी आंखों के सामने खो जाए, भला कितनी पेनफुल ना होगी। तभी यांकाई कहता है, हेवन डिवोरिंग बैटल आर्ट। वो इसलिए भी हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका क्लोन हेवन डिवोरिंग बैटल आर्ट को इस हद तक विकसित कर लेगा। यह सीन उसके सामने के एक सीन से काफी मिलता जुलता था, जब यांकाई ने बूमेंग चुआन को ब्लू फेदर सेक्ट के बोन प्रिजन से आजाद किया था। उस बहन के घोड़े बुड्ढे ने भी आजाद होने के बाद अपने साथियों को मार दिया था और एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी पीक पावर को हासिल कर लिया था। सामने का क्लोन भी वही कर रहा था और ये तकनीक खुद को मजबूत बनाने के लिए काफी पावरफुल तकनीक थी, क्योंकि हेवन डिवोरिंग बैटल आर्ट इस दुनिया की किसी भी चीज की एनर्जी को स्वेलो कर सकती थी। लियान तो तुरंत ही कहती, मास्टर ये हिडन आर्ट तो बहुत ही पावरफुल लेकिन इविल है। वो थोड़ी नाखुश भी लग रही थी, जिस पे यांकाई भी अपना हिलाता है सिर। खासकर सामने वाले सीन को देखकर उसे मानना ही बड़ा कि आर्ट काफी इविल है। इस बातचीत के दौरान हुआगू की जो लाइफ पावर थी वो गायब हो चुकी थी, मात्र हड्डियों का ढांचा बचा था। बेचारे को जो जियाओनिंग था उसे भी हुआगू के जैसे ही सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। कुछ देर तक चीखों के बाद सब शांत। इनकी हड्डियों वाली जमीन में डली हुई होती है बॉडी। यांकाई को रियलाइज हुआ था कि उसके क्लोन की पावर में काफी इंक्रीमेंट हुआ था और साथ ही साथ यांकाई को अपनी सोल से जुड़ाव महसूस होता है। वो महसूस करता है क्लोन के अंदर जो सोल है उसमें एक अजीब सा ऑरा है जो थोड़ा अलग है। यांकाई तुरंत ही कहता है, ये हिडन आर्ट, अच्छा हुआ कि तुमने इसे कल्टीवेट नहीं किया। यांकाई का क्लोन ये कहता है,
तभी यहाँ कई कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी क्लोन कहता है बिडू यार देख, अपन का क्या है, अपन मटेरियल और मेटल्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता था, इसीलिए अपन को कुछ खास स्पेशल नहीं है महसूस हो रहा। बस इतना ही कि ये हिडन आर्ट काफी पावरफुल है, लेकिन रापचिक अपने लिए है, ये अपन की पावर को सरप्राइजिंगली तेजी से बढ़ा सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज है जो मेरी सोल के अंदर है। ऐसा लगता है कि ये आर्ट मेरे को एकदम लोगों को मारने के लिए मोटिवेट करेगा, सबको मार दे, सबको फाड़ दे, सबका खत्म कर दे कलेजा, उनका मतलब खून निकाल के गिलास में डाल के पीने का मन करता है मेरे को। बोलते उसकी आंखें लाल साइन हो रही थी। तभी आंखें कहता क्या ये किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। तभी क्लोन कहता हो सकता है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि इस हिडन आर्ट का यूज करके अदर पर्सन्स को जब तुम मारते हो, उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हो, तो उनके अग्रेशन, एंगर और इमोशन भी अब्सॉर्ब करते हो। इसी चक्कर में साला मेरी सोल थोड़ा करप्ट हो गई है। यहाँ कहेगा तो ओह तो मैं समझ गया, तो फिर तुम आ रहे अपन एकदम ठीक है। अपन को लग रहा है जो चीजें अब्सॉर्ब हुई वो इनके बचे हुए थॉट है, कुछ नफरत है। ये अगर तू अब्सॉर्ब करता तो तेरे ने हटाना दूर होता, लेकिन अपन तो अलग है ना, अपन तो पत्थर है, पत्थर का घोड़ा बहन का। तेरे को लगता है पत्थर पे असर होगा इन चीजों का? अब ऐसे भी बाई वर्थ अपने पास पावर है इम्प्योरिटीज को दूर करने की, अपन तो ऐसे यूं सुलझा लेगा यूं। जो देख यहाँ का तुरंत ही कहता है हाँ तो फिर तेरे को देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी जाओ और इसे निपटा। और यहाँ का ल्यूयान को सिल्वर्ड पर्ल में वापस भेज देता है। I mean, ल्यूयान से पर्ल लेकर इस बंदे को भेज देता है। जो देख कर ल्यूयान कहती क्या ये बड़ा मोटा आदमी ठीक रहेगा? बेशक ये स्टोन पपेट क्लेन से है, वो इस तरीके की चीजों में माहिर है, लेकिन जब तक वो उसे दूर नहीं कर लेता सारे इम्प्योरिटीज को, तब तक शायद हेवन डेवोरिंग बैटल आर्ट का उपयोग करके किसी भी चीज को वो भस्म नहीं कर पाएगा, यानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन के बाद यांकाई को कुछ हद तक समझ आया था कि पास्ट में हेवन डेवोरिंग ग्रेट एम्परर की हत्या क्यों की गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि भंड बंदे ने अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू कर दिया रहा होगा, दूसरों के गुस्से और अग्रेशन को अब्सॉर्ब किया रहा होगा, जैसे बहन के घोड़े की मेंटल स्ट्रेंथ उसके बड़े बाले नाइजीरिया ने लग गए होंगे। आखिरकार एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा पावरफुल पर्सन दिन भर पावरफुल लोगों को मारने, उनकी पावर को अब्सॉर्ब करने के बारे में ही सोचता रहा होगा। इवन की हो सकता है कि उसने अदर ग्रेट एम्परर्स को मारने तक के बारे में सोचा हो, जिसके कारण अपने आप को बचाने के लिए सभी ग्रेट एम्परर्स को यूनाइट होना पड़ा होगा। जब यहाँ कई सोच में डूबा था तभी अचानक वो अपना सिर घुमाते हुए कहता है क्या वो ब्रेक थ्रू करने वाली है, और अचानक झांग रूओसी की बॉडी से आने वाले एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखता है। तभी ल्यूआन भी ऑर्डर का वेट किए बगैर अपने ब्लैक विंग को वापस ले लेती है। ल्यूआन तुरंत कहती है छोटी बच्ची की बॉडी में कुछ अजीब है, ऐसा लगता है कि वर्ड एनर्जी को वो डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर सकती है और उसे अपने पावर के तौर पर यूज कर सकती है, वो रिफाइन भी नहीं कर रही। यहाँ का एब्रो चढ़ाकर कहता है स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कौन सा स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है? आखिर मैंने पहले ही उसे चेक किया था, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है कि उसकी जेनेटिक पावर कुछ अलग हो, यानी डीएनए वाली, लेकिन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता। यहाँ कहीं को याद था स्पेस स्पिरिट जेट झांग रूओसी के नजदीक जाते ही कांपने लग जाती है, वर्क करने लग जाती है, यानी कि जेनेटिक ब्लड पावर है। पर किस टाइप की पावर ये यांकाई को नहीं पता था। लेकिन रीजन चाहे कुछ भी हो, झांग रूओसी की कल्टीवेशन स्पीड बेहद तेज थी। शायद पहले उसे कल्टीवेट करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिला था, फिर भी उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड स्लो नहीं थी, बस प्लेस गलत था। और साथ ही यांकाई ने उसे जो मैरो रिफाइनिंग पिल दी थी, उसने उसकी बॉडी में और इम्प्योरिटीज को हटाकर सुधार किया था। ओरिजिन किंग तक तो वो बिना किसी ब्रेक थ्रू के पहुंच जाएगी, लेकिन ओरिजिन किंग तक पहुंचने के बाद इस पिल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। साथ ही इस स्पिरिचुअल सी को देखते हुए जैसे ही ऐसा लगा मानो उसकी बॉडी के भीतर कोई बैरियर हट गया हो, आसपास की वर्ड एनर्जी बेतहाशा उसकी बॉडी में जाने लगती है। थर्ड लेवल के सेंट किंग की पावर लेवल रुकी नहीं थी, बल्कि ओरिजिन रिटर्निंग लेवल पर पहुंच गई थी। और ओरिजिन रिटर्निंग लेवल पर पहुंचने के बाद पर्सन को अपनी सी को कंडेंस करने की जरूरत होती है। इवन की यांकाई ने भी इस प्रोसेस का सामना किया था और वो इसकी कठिनाई के बारे में जानता था, लेकिन जब वो झांग रूओसी को सलाह देने के लिए मैसेज भेजने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ वो उसे गाइडेंस देने के लिए क्वालिफाई था, पर अगले ही पल यांकाई कुछ बोल पाता कि उसके सामने का सीन ही बदल जाता है। झांग रूओसी की बॉडी से एक सरप्राइजिंग ऑरा फूट पड़ा था, जो उसकी सेंट एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी से कंडेंस था और लगभग 10 मीटर तक फैला था, जिससे वो कंकड़, पत्थर, घास, तिनके, चींटी तक को महसूस कर पा रही थी। यांकाई का चेहरा अजीब हो जाता है कि है अबे तूने सी की पावर को कब कंडेंस किया? और इतना ही नहीं, वो अभी तक पूरी तरीके से ओरिजिनल रिटर्निंग लेवल पर ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाई थी। झांग रूओसी ने इस अनएक्सपेक्टेड सी को इतनी जल्दी कंडेंस कर लिया। यांकाई ने ऐसे कारनामों के बारे में भी नहीं सुना था। तभी आसमान में काले बादल आ जाते हैं। झांग रूओसी द्वारा अपनी सी को कंडेंस करने के बाद अब ट्रबुलेशन की बारी थी। वर्ड एनर्जी इकट्ठा होकर उसके ऊपर गिरती है। झांग रूओसी की सॉफ्ट बॉडी कांपने लगती है, चेहरा पीला पड़ने लगता है और चेहरे और मुंह से चीखने चिल्लाने की आवाज। यांकाई ल्यूआन पीछे हट चुके थे। तेरी प्रॉब्लम है, तेरे को ही झेलनी है। और वैसे भी यांकाई की पावर लेवल बहुत ज्यादा थी, अगर वो झांग रूओसी की मदद करने के लिए जाता तो ट्रबुलेशन और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता था और स्ट्रॉन्ग ट्रबुलेशन ट्रिगर हो सकता था।
तो देवी जी ये तुम्हारी समस्या थी और तुम ही इसे सॉल्व कर सकती हो, यांग काई का यही कहना था। हालांकि इससे पहले कि यांग काई ज्यादा देर तक चिंतित हो पाता, झांग रुओसी के पीछे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस छोटी बच्ची के पीछे अचानक एक धुंधली फिगर अपीयर हुई थी, एक फिगर जो लेजेंडरी थी, जो लगभग एल्यूजनरी थी, लेकिन जल्दी ही कई दर्जन मीटर ऊंचे जायंट बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर यहाँ कहीं कहता है ये तो ये लियान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उस क्लोन बॉडी से एक किलिंग इंटेंट महसूस हुई, जिससे दिल में दहशत भर गई थी, जैसे मानो वो यहाँ से भाग जाना चाहती हो। अगले ही पल उस घोस्ट बॉडी की फिगर सामने आती है। वो आर्मर पहने, लंबा लबादा ओढ़े, एक जायंट श्रॉड पकड़े हुए लड़की जैसी दिख रही थी, जिसके बाल बेतहासा हवा में लहरा रहे थे। इस लड़की की बॉडी स्ट्रॉन्ग और काफी हार्ड लग रही थी। लड़की काफी ब्रेव लग रही थी। हालांकि फिगर अभी भी धुंधली थी, उसकी रूपरेखा भी थोड़ी अनस्टेबल थी, फिर भी वो झांग रुओसी से काफी मिलती जुलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो चमकदार सफेद आर्मर में लिपटी उस छोटी लड़की का बड़ा वर्जन हो। जैसे इस क्लोन ने यहाँ पे अपने आप को अपेयर किया था, सिर उठाकर आसपास की वर्ड एनर्जी को देखा था और मुंह खोलकर तेज सांस ली होती है। अगले ही पल यांग काई के सामने चौंकाने वाला सीन आता है कि इसकी एक सांस के साथ आसपास की जो वर्ड एनर्जी थी वो सीधा ही झांग रुओसी की बॉडी में जाने लगती है। ये जो ट्रबुलेशन क्रिएट हुआ था वो भी गायब हो जाता है और अगले ही पल अपना सिर नीचे कर झांग रुओसी की बॉडी में वापस चली जाती है, जैसे मानो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसके जाने के बाद यांग काई को हल्का हल्का महसूस होता है, भले ही यांग काई की उससे आंखें न मिली हो, वो केवल एक पल के लिए ही था। फिर भी यांग काई ने अपने ऊपर हावी ऑरे को महसूस किया था, जो काफी टेरिफाइंग था। लियान तुरंत ही कहती, वो क्या, वो डरावनी औरत। उसके जाने के बाद भी लियान के दिल का डर नहीं गया था। दूसरी तरफ झांग रुओसी की बॉडी अचानक ही एनर्जी से भरी हुई थी और आसपास की एनर्जी उसकी बॉडी के चारों तरफ फैल रही थी। क्लोन के अंदर जाते ही झांग रुओसी बिना किसी बैरियर के ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गई थी, मानो दुनिया में ये ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल का ब्रेक थ्रू नॉर्मल ही हो। पर यांग काई की अभी भी फटी थी। इस पल तो इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई सपना देखा हो। मन में बस एक ही थॉट था कि झांग रुओसी के पास कौन सी जेनेटिक इनहेरिटेंस पावर है और क्या वो लड़की झांग फैमिली के एंसेस्टर हो सकती है। लियान कहती, मास्टर मुझे उस सीलवर्ड पल में भेज दो। यहाँ कहीं देखता है तो पाता है कि लड़की की हालत अच्छी नहीं थी, तो सिर हिलाकर इसे सीलवर्ड पल में भेज देता है। जहाँ तक झांग रुओसी की बात थी, वो ओरिजिनल रिटर्निंग लेवल की कल्टीवेटर बन चुकी थी, पर कल्टीवेशन रोकने का इरादा सो नहीं किया था। वर्ड एनर्जी जो उसके चारों तरफ थी अभी भी अब्सॉर्ब हो रही थी। सीलवर्ड पल भी आसपास की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था और जल्दी ही वैली के तल पर जो स्पिरिचुअल सी था कुई का, वो पतला हो जाता और एक दिन बाद वैली की एनर्जी चारों तरफ जो कोहरे से ढकी हुई थी वो साफ हो जाती है और इसकी हालत भी फोर सीजन रियलम के बाकी हिस्सों के जैसे ही हो गई थी। जिसके बाद झांग रुओसी अब जाकर अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लग रहा था वो अपने अंदर हुए बदलावों से अनजान थी। आंखें खोलने के बाद माथा सिकुड़ा हुआ होता है और अपने हाथों को फैलाते हुए अंगड़ाई लेती है। काफी प्यारी लग रही है भाई। कुछ देर बाद खुद को संभालती और रियलाइज होता है कि कोई उसे घूर रहा है, तो ऊपर देखते ही नजरें यांग काई से मिलती हैं और वो तुरंत ही कहती है, वो मास्टर। तभी यांग काई कहता, ओह बधाई हो तुम्हें, सक्सेसफुली ओरिजिन रिटर्निंग लेवल अचीव कर लिया तुमने। तभी झांग रुओसी कहती है, ओरिजिन रिटर्निंग लेवल। ऐसा लग रहा था कि छोरी को कुछ पता ही ना है, अभी अभी सो के उठी हो। वो कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है मैं अभी सो के उठी हूँ। यांग काई कहता है, तुम सो गई थी तो अभी जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके बारे में याद नहीं। जिसपे झांग रुओसी कहती है, क्या हुआ। अगले ही पल यहाँ पे दो मुरझाई हुई डेड बॉडीज को देखती है और चेहरा पीला पड़ जाता है कि क्या किसी ने उस पर अटैक किया था। यहाँ कई कड़वाहट से अपना सेल आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की अजीब है या चीजें अजीब है, लेकिन झांग रुओसी के ऐसे रिएक्शन से वो कुछ चीजों का अंदाजा लगा सकता था। ऐसे र्यूमर थे कि चाहे कोई पावरफुल मॉन्स्टर डेमन या फिर डिवाइन स्पिरिट या कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली से या स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से रिलेटेड पर्सन हो, उसकी पावर तब भी बढ़ती रहती है जब वो कल्टीवेट ना करे या ज्यादा मेहनत ना करे। पर्याप्त टाइम के साथ उनकी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब उनकी जेनेटिक या ब्लड पावर अवेक होती है तो अगले ही पल वो वर्ल्ड के पीक लेवल पर भी पहुंच जाते हैं। झांग रुओसी की हालत भी उन डेमन्स मॉन्स्टर्स की तरह ही थी। 2 दिनों में ही उसकी पावर इस लेवल पर पहुंच गई जिसका उसे एहसास भी नहीं था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यांग काई पूछता है, रुओसी क्या किसी ने तुम्हें समझाया कि ओरिजिन रिटर्निंग रियलम में कैसे एंटर किया जाए? तुमने सी को कैसे कंडेंस किया? जिस पे रुओसी कहती है, सी नहीं, मैंने नहीं सुना। रुओसी शुरू से ही घर में रहती, उसकी पावर बहुत कम थी और एंसेस्टर ने कहा कि जब मैं 3rd लेवल ओरिजिन किंग बन जाऊंगी तब वो मुझे सब कुछ समझा देंगी। जो देख के यांग काई को रियलाइज होता है कि बेचारी बच्ची से वो उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है, उसे कुछ नहीं पता। आखिर वो तो ओरिजिन किंग लेवल से बिलोंग करती थी, ओरिजिन रिटर्निंग लेवल से तो बहुत दूर थी, तो कोई उसे क्यों ही ये चीजें समझाएगा। हालांकि उसने सी को कंडेंस करना नहीं सीखा था, पर फिर भी उसने ये कर लिया, वो भी पल भर में। यानी कहा जाए तो ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही थी। जब वो उस लेवल पर पहुंची वो एक्टिव हो गई। बहन के घोड़ों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ है जो एक्टिव हो जाए अपने आप।
ओ ऊपर वाले, हमारे वाले का भी कुछ देख ले यार। अभी रोसी कहती सर क्या रोसी के कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल ना। गलतफहमी से बचने के लिए अंका इसे हिलाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है तुमने अभी अभी एक स्ट्रॉन्ग बैरियर हासिल किया है, इसीलिए अब सबसे जरूरी है कि अपने कल्टीवेशन को मजबूत करो। अभी के लिए वापस से सीलवर्ड प्लेस में जाओ। रोसी तुरंत ही कहती है ठीक है, और यांका उसे सीलवर्ड पल में भेज देता है। वहाँ खड़ा रहकर कुछ देर यांका सोचता है कि आखिर इसकी बॉडी के अंदर से निकली वो औरत कौन थी। इस लड़की को भी उस औरत के बारे में नहीं पता। कुछ पल बाद अपने सिर को घुमाकर यांकाई लाइट की एक रेज में बदल जाता है। रेज को देखता है जो उसकी तरफ आ रही थी, और कुछ ही देर में हुआ किंग्सी खुश मन के साथ उसके पास आती है जैसे मानो उसे काफी फायदा हुआ हो। अगले पल जमीन में पड़ी दो डेड बॉडीज को देखकर कहती ओ यहाँ क्या हुआ? जिसपे आगे कहता बस कोई मौत को दावत देने आया था और मैंने उसे वो मौत दे दी। यहाँ के उससे ये नहीं पूछता कि उसे क्या मिला, क्योंकि पहले यहाँ के प्रॉमिस कर चुका था कि उसे जो कुछ भी मिलेगा वो उसका होगा। तब यहाँ के कहता तुम पहले वापस जा सकती हो सीलवर्ड पल के अंदर, मुझे अभी बेंटर एरिया में जाना है। तभी वो तुरंत ही कहती एक पल रुको तो। तभी यहाँ का कहता क्या हुआ? जिस पे वो कहती वो वापस आते हुए मुझे अचानक कुछ याद आया। यहाँ का कोई जवाब नहीं देता बल्कि अपना सेल आकर कहता है आगे बोलो। तभी वहाँ किंग्सी कहती है ट्विन सीजन माउंटेन रेंज में एक हिडन प्लेस है, क्या आप उसे देखने के लिए इंटरेस्टेड है? तभी यहाँ का कहता है तुम्हें कैसे पता? जिसमें हुआ किंग्सी कहती कैसी बात करते हो यार, मैं स्टार सोल पैलेस की डिसाइबल हूँ, अगर मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? तुम्हें पता है अगर तुमने मुझे न पकड़ा होता तो उन्हें 40 प्लेसेस में से एक मेरा भी होता, और मैं बहुत पहले ही 4 सीजन रियलम में आने की तैयारी कर चुकी थी, तो एक दो सीक्रेट तो मुझे पता ही होंगे। यहाँ क्या कहता ओह ट्विन सीजन माउंटेन रेंज। तभी वो कहती निश्चिंत रहो, हालांकि मुझे नहीं पता आपको विंटर रियलम में क्या करना है, लेकिन आपको पहले माउंटेन रेंज को पार करना ही होगा, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी यहाँ क्या कहता है क्या तुझे लोकेशन भी पता है? जिसपे वो किंग्सी कहती है मैंने वो कुछ एशियन बुक्स में पढ़ा था, मेरे पास मैप तो है लेकिन डायरेक्शन कंफर्म नहीं, बस मुझे अंदाजा है कि ये इस जगह का हो सकता है, पर ये जगह कहाँ है वो पता नहीं, हमें शायद इसे ढूंढना होगा। जो देख के आगे कहता है ओ ऐसा है क्या? यहाँ के रिएक्शन को देखकर हुआ किंग्सी कहती है ऐसा लगता है आप ज्यादा नहीं जानते इस जगह के बारे में। तभी यहाँ कहता है तेरा मतलब क्या है रे? तभी वो किंग्सी हंसते हुए कहती तुम जानते हो 4 सीजन रियलम है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि इसे किसने बनाया? तभी यहाँ कहता है तुम्हें पता है? जिसपे हुआ किंग्सी अपने छोले भटूरे फुलाते हुए कहती है हाँ मुझे पता है। यहाँ के कहता मैं नहीं मानता तुम्हें पता है तो बता के दिखाओ। जिसपे हुआ किंग्सी अपना मुंह फुलाते हुए कहती है हाँ फ्लोटिंग टाइम के ग्रेट एम्परर, क्या आपने उनके बारे में सुना? जिसपे आंका कहता है नहीं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे बुढ़ू लोगों। टाटा बाय बाय सी यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। थोड़ा लेट हो गया यार।